दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी से संबंधित तमाम सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो ये सारे सवालों से आप रूबरू हो पाएंगे। आज जो हमारी क्लास है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ये 244वीं क्लास है। अच्छा, पूरी 244 नहीं दोस्तों, आज हमारी ज्योग्राफी की 14वीं क्लास है। इसके पहले 30 लेक्चर में 230 तक जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने दो बड़े विषयों को समाप्त किया, जिसमें हम लोग पूरी हिस्ट्री समाप्त किए थे और आगे दोस्तों संविधान समाप्त किए थे। इस प्रकार 231 नंबर से क्लास जो चल रही है वो ज्योग्राफी की चल रही है। हाँ, जो सवाल है दोस्तों आज हमारे 7291 से लेकर 7320 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले, ठीक है। तो अगर आप साथ में बने रहेंगे तो धीरे धीरे श्रृंखला 10,000 तक जाएगी, और नहीं बने रहेंगे तो भाई मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारी जीएस की फ्री क्लासेस चल रही है ये अब सुबह के 9:06 पे चल रही। पहले क्लासेस 10 बजे चलती थी, लेकिन अब ये जो आप क्लास देख रहे हैं दोस्तों ये सुबह 9:06 पे चलती हैं, ठीक है। जीएस की क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण सामान्य अध्ययन को समाप्त करने का बीड़ा उठाए हैं, और ऐसे में दो विषय को समाप्त किया जा चुका है। कंप्लीट हिस्ट्री दोस्तों 150 लेक्चर में पढ़ाया गया है, और पॉलिटी विषय दोस्तों ये 80 लेक्चर में पढ़ाया गया, यानी 230 तक लेक्चर चला है। आगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करें। धीरे धीरे दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं और पढ़ते हैं कि सवाल यहाँ क्या दिया है और क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। पहला सवाल कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। देखिए ये सब होता क्यों है पहले वो समझ जाइए। जो हमारी पृथ्वी दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी के गर्भ में, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में क्या भरा पड़ा दोस्तों, ढेर सारा मैग्मा है। क्या दोस्तों, ढेर सारा मैग्मा है। ये मैग्मा क्या है दोस्तों, याद रखेगा आग है, ठीक है। तरल पदार्थ में दोस्तों आग का तरल रूप है, मैग्मा है, ठीक है। और जब कभी दोस्तों मैग्मा हीट बढ़ जाता है तो दोस्तों जगह जगह से ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है। और ये जब ज्वालामुखी दोस्तों फूटता है दोस्तों तो इसी के तहत दोस्तों क्या होते हैं, यहां से ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। लावा के रूप में दोस्तों बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुकर में खाना बना रहे हो और सीटी न निकले तो पूरा का पूरा कुकर फट सकता है। उसी कुकर की तरीके से हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से दोस्तों जो गैस होती है जब वो बाहर निकलती है तो दोस्तों वो इसी जो है ज्वालामुखियों के माध्यम से बाहर निकलती है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये ज्वालामुखी को, जिसे इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है, उसी को दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। पहला और आसान सवाल है। अगला सवाल जो इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वह है कि ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया में पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है। पृथ्वी के गर्भ से दोस्तों ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है इसके तहत दोस्तों क्या निकलता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहूं आम बोलचाल की भाषा में तो याद रखेगा दोस्तों इसके तहत निकलता है गर्म मैग्मा। क्या निकलता है दोस्तों, गर्म मैग्मा निकलता है, ठीक है। लेकिन इतना कहने से समझ नहीं आएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में जो कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो याद रखेगा इस मैग्मा में सर्वाधिक मात्रा में निकलता है दोस्तों जल वाष्प। क्या निकलता है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है। इस जल वाष्प के अलावा दोस्तों क्या निकलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे धूल कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, धूल कण निकलते हैं, ठीक है। धूल कण के अलावा दोस्तों और भी क्या क्या निकलते हैं दोस्तों, गैसें निकलती हैं। अब हमने गैसें कहा तो दोस्तों गैसों में तो बहुत सारी गैसें आ जाएंगी, ठीक है। अब गैसों में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, तो जो सबसे ज्यादा निकलने वाली गैसें हैं वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ये सारी गैसें हैं जो बाहर निकलती हैं किस प्रक्रिया के दौरान, जब ये कभी ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, तब दोस्तों ये गैसें बाहर आती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उद्गार अवधि के अनुसार, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के कौन से 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। लिख भी दिया कि कितने प्रकार होते हैं, 3। तो पहला होता है दोस्तों जागृत ज्वालामुखी। क्या होता है दोस्तों, जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी। इसी को क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब जिस ज्वालामुखी में आज भी विस्फोट होता हो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें
लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उद्गार होगा नहीं, ठीक है, वो उद्गार होगा, ठीक है, बस वो सक्रिय नहीं है, कुछ समय के लिए वो शांत है। जो तीसरा होता है दोस्तों उसका नाम ही है शांत ज्वालामुखी, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, शांत ज्वालामुखी, यानी जिस ज्वालामुखी का अब जो है शांत हो चुका, शांत मतलब पूरी तरह से शांत है, इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी का भी नाम देते हैं, या फिर दोस्तों इसे मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है, तो इसे भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज और करिएगा दोस्तों, ये शांत जो है ना, शांत यहां लिखना सही नहीं है, शांत जो होता है दोस्तों ये प्रसुप्त को ही शांत कहते हैं, क्योंकि शांत मतलब ये नहीं कि मर गया है, जो व्यक्ति शांत है, चुप है, वो कुछ समय के लिए चुप होता है, इसलिए शांत के लिए ये प्रसुप्त शब्द यूज करिए। और जो दोस्तों यहां सुसुप्त कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा, यहां पे आप कर लीजिए मृत ज्वालामुखी। यहां जो आप ज्वालामुखी का जो तीसरा वैरायटी लिखें दोस्तों, इसका नाम दीजिए सीधे मृत ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो क्या हो चुका दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए मृत हो चुका है, यानी वो जगने वाला नहीं दोस्तों, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के दोस्तों ज्वालामुखी हो गए, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण वर्ष 1908 में किसने किया था। देखिए अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी कितने प्रकार का होता है, फिर कोई कहा अच्छा है बुरा है, कोई कहा कि दोस्तों हिंसावादी है अहिंसावादी है, किसी ने कहा मोटा है पतला है, ऐसे अलग अलग वर्गीकरण है ना। इसी तरह से ज्वालामुखी के कितने वर्गीकरण होते हैं, तो मुख्य रूप से दो वर्गीकरण हैं। एक है उद्गार के आधार पर कि भाई वो क्या है, सक्रिय है कि मृत है कि शांत है, उस आधार पर, और एक होता है दोस्तों निष्कासित पदार्थों के आधार पर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। सबसे पहले 1908 में दोस्तों क्या किया गया, उद्गार के आधार पर दोस्तों ज्वालामुखी का विभाजन किया गया। यह विभाजन दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैक्राय। क्या नाम था दोस्तों, लैक्राय, ठीक है। लैक्राय ने दोस्तों सबसे पहले 1908 ईस्वी में यह विभाजन किया था, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे निष्कासित पदार्थों की भिन्नता के आधार पर, क्योंकि ज्वालामुखी दोस्तों अलग अलग पदार्थ जो है अपने अंदर से निकालते हैं, उस आधार पर भी दोस्तों ये विभाजन किया गया। और ये विभाजन दोस्तों किसने किया था, 1944 ईस्वी में कॉटन महोदय ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कॉटन महोदय ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1944 ईस्वी में। ये दो ही विभाजन है दोस्तों, ये दोनों चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। जब आप ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो एक नया सवाल आपके लिए, मुझे पता है ये सवाल आज तक आपको मिला नहीं होगा, ये पेले अश्रु क्या होता है, या पेले के अश्रु, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कब होती। एक बात तो तय है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों ज्वालामुखी का, इसका मतलब दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय ही दोस्तों इसका जो है ये निकलता है पेले अश्रु। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसे अलग अलग तोड़कर पढ़ेंगे तो अश्रु ऐसे कहा जाता है, आंख से निकलने वाले आंसू को अश्रु कहते हैं। लेकिन उस तरह से आप पढ़ेंगे दोस्तों तो पेले अश्रु का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस याद रखें पेले अश्रु दोस्तों छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो ठोसकृत ज्वालामुखी के लावा कण होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ठोसकृत ज्वालामुखी। अच्छा, ये ठोसकृत का मतलब क्या है, देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके द्वारा दोस्तों ठोसकृत लावा के कण बाहर आते हैं, लावा के कण बाहर आते हैं। लावा के कण क्या है दोस्तों, लावा कुछ और नहीं है, जब मैग्मा ठंडा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। फिर समझिए लावा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मैग्मा जब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठंडा हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लावा कहते हैं। और ठंडा कब होता है, जब धरती पाकर कुछ समय बीतेगा तभी तो लावा ठंडा होगा। तो लावा ठंडा हो गया, सॉरी मैग्मा ठंडा हो गया तो लावा बन गया। और उसी लावा के जो ठोस कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसी लावा के कण जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम पेले अश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम पेले अश्रु कहते हैं। और पेले अश्रु का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका रंग होता है जेड ब्लैक। क्या होता है दोस्तों, जेड ब्लैक, ठीक है। आपने ब्लैक सुना होगा, आपने जेड ब्लैक भी सुना होगा, गाड़ी वगैरह खरीदते हैं,
ठीक है। तो गाड़ियों में कलर होता है दोस्तों शाइनिंग, एक होता है जेड, ठीक है। तो जेड कलर जो होता है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ब्लैक से थोड़ा सा हटकर होता है जेड ब्लैक, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, इसका जो पहले शुरू होता है राख का कलर जैसा होता है ना, कुछ वैसा होता है दोस्तों इसका कलर, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, ठीक है। जहां से मान लीजिए दोस्तों एक ज्वालामुखी, ठीक है, ये एक ज्वालामुखी है और यहीं से दोस्तों मान लीजिए ज्वालामुखी क्या हुआ हो, यहीं से ज्वालामुखी फटा हो, ठीक है, यहीं से ज्वालामुखी क्या हो दोस्तों, मान लीजिए ऐसे करके दोस्तों यहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, ठीक है। तो दोस्तों जहां से ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, दिख रहा है ना सही से। अब ये जो ज्वालामुखी दोस्तों यहां फटा है, ठीक है, इसका जो मुख होता है जहां से निकल रहा है, ठीक है, मतलब हम सीधे सीधे दोस्तों ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्रेटर, ठीक है। तो ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख जो है दोस्तों ये क्या कहलाता है, इसी को क्रेटर कहते हैं। जब दोस्तों इसका मुख बहुत बड़ा हो जाता है ना, याद रखेंगे, जब मुख बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब इसे एक नया नाम देते हैं दोस्तों, तब इसे हम कहते हैं काल्डेरा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, अब इसी क्रेटर को हम कहते हैं काल्डेरा। तो काल्डेरा कुछ और नहीं है, जब ज्वालामुखी का मुंह फटते बहुत बड़ा हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा नाम देते हैं। कहीं कोई डाउट, आराम से समझ में आ रहा है ना। ये चैप्टर को आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। हमने अब तक जितना भी लेक्चर पढ़ा है दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सभी चैप्टर को कहीं न कहीं किसी न किसी कोचिंग से पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आप सवालों को सही तरीके से हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैसें निकलती हैं। दोस्तों ये तो हम पीछे भी बता चुके हैं कौन सी गैस है दोस्तों। तो गैस की बात आती है दोस्तों तो सबसे ज्यादा तो ऐसे जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प को हम गैस में रखते नहीं, तो इसको स्टार लगा के अलग कर लीजिए, ये सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम किसकी बात करते हैं, तो बाकी निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाई, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत दोस्तों और कौन कौन सी गैसें आती हैं, ठीक है, और ऐसे लिखते चलिए, कई गैसें निकलती हैं, एक दो नहीं। जैसे इसी में से दोस्तों मीथेन वगैरह भी निकलता है, ठीक है, मीथेन भी निकलता है। इसी में से हाइड्रोजन भी निकलता है, इसी में से नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत निकलता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों ढेर सारी गैसें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलती हैं, किससे, ज्वालामुखी विस्फोट से। लेकिन सबसे ज्यादा क्या निकलता है दोस्तों, तो सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प निकलता है। अगर पूछे कि सर्वाधिक क्या निकलता है तो क्या बताएंगे दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। पहले ये समझिए पीलियन क्या होता है, ठीक है। पीलियन जो शब्द बना दोस्तों, ये शब्द बना है पीला से, ठीक है। और पीला क्या दोस्तों, तो याद रखेगा आसमान का रंग, ठीक है, आसमान का रंग। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो आसमान का रंग नीला होता है, ठीक है, सफेद और नीला, बादल सफेद रंग के और आसमान हमें नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो इतने भयानक हैं कि जब वे फटते हैं तो आसमान का रंग बदल जाता, पीला रंग, चारों तरफ दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कोई जो है आपदा, बड़ी आपदा आने वाली, ऐसा रंग हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे अच्छा, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का मतलब क्या दोस्तों, याद रखेगा, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें भयंकर उद्गार हो, क्या हो दोस्तों, भयंकर विस्फोट होते हो, भयंकर विस्फोट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं पीलियन ज्वालामुखी, ठीक है। ये कोई छोटे मोटे ज्वालामुखी नहीं होते हैं, ये फटता तो पूरा आसमान का रूप रंग सब बदल जाता है, इसीलिए दोस्तों इसे पीलियन ज्वालामुखी कहा जाता है। आपसे अगर कभी पूछे कि इसका उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो आपको आता है मैं वो बता देता हूं। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों विसुवियस, ठीक है, विसुवियस, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी का नाम सुना होगा दोस्तों। ये विसुवियस ज्वालामुखी जो दोस्तों ये इटली के नेपल्स में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, इटली के नेपल्स में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी। ये इतना भयंकर है कि जब विस्फोट होता है तो पूरा आसमान का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। इसी तरह से एक नया ज्वालामुखी दोस्तों जो बहुत विनाशकारी है, 1902 ईस्वी में दोस्तों विस्फोट हुआ था, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ दोस्तों। 1902 में इतना भयानक विस्फोट हुआ था। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका
अमेरिका में स्थित है, ठीक है, स्थित है, याद रखेंगे। और ये वहां पर एक स्पेशल द्वीप है मार्टिनर द्वीप। क्या है दोस्तों? मार्टिनर द्वीप, ठीक है, मार्टिनर द्वीप, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका के मार्टिनर द्वीप पर, मार्टिनर है कि मार्टिनिक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं यहाँ पर। मार्टिनिक, ठीक है, मार्टिनिक द्वीप में दोस्तों स्थित है, ठीक है। 1902 में विस्फोट हुआ था, उसको भी दोस्तों पीलियन तुल्य में रखा जाता है। देखिए कौन से ज्वालामुखी पीलियन तुल्य हैं, ये तो उनके फटने के बाद ही पता चलता है कि कितना भयानक विस्फोट है। जब विस्फोट भयानक होगा, ठीक है, आवाज गर्जना भयानक होंगी, उसके अंदर से मैग्मा बहुत ज्यादा निकलता है, आसपास की जो चीजें रहती है दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, पूरा वायुमंडल दोस्तों पीला पड़ जाता है, तब उसे दोस्तों क्या कहते हैं, यहां पर उसे नाम देते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस इतनी सी बातें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास में सारी बातें आपको बताई गई होंगी, जबकि जानना जरूरी है आप सभी को, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस ज्वालामुखी की आकृति दोस्तों गोभी के फूल के समान होती है, ठीक है। वैसे तो ज्वालामुखियों की आकृति गोभी के फूल के समान नहीं होती है, लेकिन कुछ ज्वालामुखी दोस्तों इसके उदाहरण हैं, जिसमें हम रखते हैं दोस्तों वल्केनियन ज्वालामुखी को। किसको रखते हैं दोस्तों? वल्केनियन, ठीक है, वल्केनियन ज्वालामुखी, ठीक है। वल्केनियन ज्वालामुखी दोस्तों इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसकी आकृति गोभी के फूल के समान होती है। लेकिन सर इसके मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। देखिए मतलब मैं समझाता हूं, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी, ध्यान समझिएगा, ऐसे ज्वालामुखी, ठीक है, जिसमें विस्फोट के उपरांत, विस्फोट के पश्चात, ठीक है, लावा निकलना प्रारंभ हो जाए, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, पहले क्या होता है, बहुत सारी ज्वालामुखियां ऐसी होती जिसमें विस्फोट के साथ साथ लावा निकलता है, और कुछ ज्वालामुखी ऐसी होती जिसमें विस्फोट हो जाता है, विस्फोट के बाद धीरे धीरे भी उसमें से लावा मतलब गरज के जैसे होता है ना कि खूब गरज रहा है आसमान, फिर वर्षा भी हो रही है, कुछ टाइप, और दूसरा टाइप भी गरज नहीं रहा, केवल बरसात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, विस्फोट हो चुका होता है, उसके बाद भी दोस्तों लावा निकलना बंद नहीं होता है, धीरे धीरे वो लावा निकलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उसे किस रूप में माना जाता है? उसे गोभी की फूल वाली आकृति कहा जाता है, इसी को वल्केनियन ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में भी आ जाएगा कि सर वल्केनियन ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, ठीक है। मुझे पता था कि आप उदाहरण पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। तो याद रखेगा दोस्तों, इटली के सिसिली द्वीप, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित जो भी ज्वालामुखी है दोस्तों, वो इसके उदाहरण है। उन ज्वालामुखियों में क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद धीरे धीरे लगातार उसमें से मैग्मा निकलता ही रहता है, लावा निकलता ही रहता है, इसलिए दोस्तों उसे इस तरह की आकृति का माना जाता है, ठीक है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि फौसा मैग्ना क्या होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये मिसप्रिंट है, मैग्ना तो कोई शब्द होता नहीं, मैग्मा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको बाद में रिसर्च किया और पढ़ा इसके बारे में, तो याद रखेगा ये फौसा मैग्ना बिल्कुल सही था। और फैसा मैग्ना क्या होता है दोस्तों? एक ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? ज्वालामुखी है, ये कुछ अलग से नहीं है। जैसे नॉर्मल ज्वालामुखी होती वैसे ही दोस्तों फौसा मैग्ना ज्वालामुखी भी है। अंतर बस ये दोस्तों कि ज्वालामुखी नॉर्मली पर्वतों को तोड़कर निकलता है, लेकिन दोस्तों यह निचली भूमि की दरारों से निकलता है, ठीक है। यह जो होता है, यह निचली भूमि की दरार से निकलता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों निकलता है, इसलिए दोस्तों इसे एक अलग श्रेणी में रख दिया गया। और इस तरह की दरार दोस्तों कहां देखने को मिली है? तो इस तरह की दरार जो दोस्तों ये जापान में देखने को मिली है, ये आप याद रखेंगे। जापान में भी कहां पर दोस्तों? तो जापान के होन्शु द्वीप में। कहां पर दोस्तों? जापान के होन्शु द्वीप पर दोस्तों इस तरह की निचली भूमि की दरार है, जहां से दोस्तों मैग्मा बाहर आ जाता है। देखिए पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आया तो उसे ज्वालामुखी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा, जब पर्वतों को तोड़कर आया तो दोस्तों वो ज्वालामुखी पर्वत हो गए, और यहाँ निचली भूमि को तोड़ करके दोस्तों, भाई जो भूमि नीची थी वो कमजोर थी, उसी को तोड़ करके मैग्मा बाहर आ गया। तो जब मैग्मा आ गया बाहर तो उसी को क्या नाम दे दिया गया? ज्वालामुखी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो फौसा मैग्ना जो है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये ज्वालामुखी का ही नाम है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है धसाव या अन्य कारणों से हुआ ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है, ठीक है। जो धसाव के कारण होता है दोस्तों उसी को हम काल्डेरा भी नाम दे देते हैं, ठीक है। उसे भी हम क्या कहते हैं दोस्तों? काल्डेरा। या तो उसे नाम दे देते हैं, या तो ज्वालामुखी का जब मुख बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है,
ठीक है। नॉर्मली उसे क्रेटर कहते हैं, लेकिन जब मुख बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तब भी उसे हम काल्डेरा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, या धसाव या अन्य कारणों से भी दोस्तों इस तरह के ज्वालामुखी बनते हैं, तो इस तथ्य को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सील्ड ज्वालामुखी, ये कहां का उदाहरण है? क्या सवाल दे रहा है दोस्तों? सील्ड ज्वालामुखी। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि सील्ड ज्वालामुखी, हमने तो खाली कैप्टन अमेरिका का सील्ड सुना था, यहां पे नया सील्ड दे दिया। तो सील्ड ज्वालामुखी दोस्तों एक कहां का उदाहरण है? याद रखेगा, ये हवाई द्वीप का उदाहरण है। कहां का उदाहरण दोस्तों? ये हवाई द्वीप का। देखिए द्वीपों में दोस्तों दो विशेष द्वीप याद रखेगा, एक सिसिली द्वीप याद रखेगा, तो इटली के पास में स्थित है, ठीक है, और एक दोस्तों याद रखेगा हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप दोस्तों ये अमेरिका के पास में स्थित है, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। और कर्क रेखा के निकट स्थित है। कहां पर दोस्तों? कर्क रेखा के निकट। कभी कभी पूछता है कि कौन सा ज्वालामुखी बेल्ट जो है वो कर्क रेखा के निकट स्थित है दोस्तों, तब भी आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा, ये जो हवाई द्वीप है दोस्तों, इस द्वीप पे कई सारे ज्वालामुखी हैं दोस्तों, वो सभी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और अगर दोस्तों महासागर के हिसाब से आपसे लोकेशन पूछ लिया तो याद रखेगा यहाँ पर कौन सा महासागर है? याद रखेंगे यह प्रशांत महासागर है, ठीक है। यह हवाई द्वीप दोस्तों किस महासागर में स्थित? अगर सवाल ये बन गया तो क्या बताएंगे? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी बताइएगा, ठीक है। और ये जो जिस हवाई द्वीप की बात कर रहा है दोस्तों, इस हवाई द्वीप की राजधानी कहां है? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों? हवाई द्वीप की राजधानी, जी हाँ दोस्तों, राजधानी कहां पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी राजधानी लुलू है। क्या है दोस्तों? ऐसे नहीं याद कर पाएंगे, मैं कुछ आपको तरीका दूंगा तभी। तो हवाई द्वीप की राजधानी कहां? पहले लुलू याद रखिए। अब इसका पूरा नाम याद रखिए दोस्तों, पूरा नाम है होनोलुलु। क्या नाम है दोस्तों? होनोलुलु। अब याद हो जाएगा आपको, होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु, ठीक है। याद रखें दोस्तों, इसकी राजधानी कहां पर है? हवाई द्वीप की राजधानी कहां पर है? होनोलुलु है। और हवाई द्वीप याद रखिएगा कई सारे द्वीपों का समूह है, ये कोई एक द्वीप नहीं है। ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ज्वालामुखी जो विस्फोट है, क्या यह हवाई द्वीप पे है या पर्टिकुलर किसी द्वीप का नाम है? तब भी दोस्तों आप नाम बताना। ये दोस्तों संबंधित है ओहू द्वीप से। किससे संबंधित है? ओहू द्वीप से, ठीक है। इतने डिटेल में देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सवाल इतने डिटेल में बन सकता है, ठीक है, जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे, ठीक है। आपने केवल इतना ही पढ़ा हवाई द्वीप, ठीक है, लेकिन सवाल आता है हवाई द्वीप अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका में भी दोस्तों अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तब मिलेगा, कर्क रेखा के निकट मिलेगा, प्रशांत महासागर में मिलेगा। हवाई द्वीप की राजधानी दोस्तों होनोलुलु है। इसके अलावा दोस्तों ओहू द्वीप सर्वाधिक ज्वालामुखियों का केंद्र है दोस्तों। इस तरह से आप तथ्य को याद रखेंगे, तब जानिए कि हमारी तैयारी अच्छी है, इतना डिटेल में जाने के बाद, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों बेसाल्ट। जैसे ही बेसाल्ट का नाम आता है दोस्तों हम लोग क्या समझते हैं? बेसाल्ट के क्षरण से किसका निर्माण होता है? बताइए, बेसाल्ट के क्षरण से क्या निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी तरह कह रहा बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों कौन सा है? तो आप दक्कन ट्रैप का नाम ले सकते हैं, अपने देश में आइए और दक्कन ट्रैप का नाम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दक्कन ट्रैप जो दोस्तों, ठीक है, ये सर्वाधिक दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ पड़ता है। और एक किसका उदाहरण दोस्तों? बेसाल्ट प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसा आपने फौसा मैग्मा के बारे में पढ़ा था, कुछ वैसी ही कहानी यहां पर है, ठीक है। लिख रहा विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों वो स्पेशली दो क्षेत्र में पाए जाते हैं, या तो दोस्तों प्रशांत महासागर की पेटी पर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर की पेटी पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर की जो पेटी है वहां सबसे ज्यादा दोस्तों ज्वालामुखी मिलते हैं। या तो दोस्तों आप दूसरे नंबर पे कह सकते हैं कि नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में भी दोस्तों इस तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक की बात कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन में आपके मिल सकता है परीक्षा में, इसलिए आप दोनों चीजों को पढ़ लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषयों की किताब लॉन्च की गई। आप समय समय पर देखिए दोस्तों, चेक करते रहिए वेबसाइट एप्लीकेशन पर आकर की कौन कौन सी किताबें हैं। जो नई किताबें रहेंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, और आप इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों 7007734525, कॉल करके या व्हाट्सएप पे जुड़कर आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर देखिए, ध्यान दीजिए। लिख रहा है कुल सक्रिय ज्वालामुखियों में से अधिकतर ज्वालामुखी दोस्तों कहां पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया कि दो जगह मिलते हैं, या तो नवीन मोड़दार पर्वतों में और या तो दोस्तों पर्वतों के आसपास के क्षेत्र में, या तो प्रशांत महासागर के बेल्ट पर, ठीक है। तो दोस्तों उनमें भी सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो याद रखेगा प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, महासागरीय तट, सीधे कहिए ना, प्रशांत महासागरीय तट पर दोस्तों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसके तटीय भाग में सबसे ज्यादा मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द है दोस्तों अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय, ठीक है। फायर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये इसे क्या कहते हैं? फायर बेल्ट का नाम दिया जाता है, फायर बेल्ट का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसा बेल्ट है जहां पर दोस्तों मैक्सिमम ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन तटों पर स्थित है? फिर से वही सवाल दे दिया दोस्तों कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किसके तट पर स्थित है दोस्तों? तो पुनः दोस्तों अब एक तो हमने बता दिया प्रशांत महासागर। चलिए नंबर 1 पर क्या हो गया दोस्तों? मान लीजिए प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर के तट पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आपसे पूछ दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा, और ऑप्शन में चीन न दे, तो क्या प्रश्न गलत हो जाएगा क्या? तब आपको दोस्तों दूसरे नंबर को ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए आपके प्रश्न में प्रशांत महासागर के तट का ऑप्शन ही नहीं दिया दोस्तों, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? तब आप बताइएगा दोस्तों अमेरिका व एशिया के तट पर, ठीक है, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय क्षेत्र पर, ठीक है, महाद्वीप के तटीय क्षेत्र पर, ठीक है, तटीय क्षेत्र पर दोस्तों, ये भी दोस्तों एक बेल्ट है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या बहुत अधिक है। कहां पर? तो अमेरिका और किसके? एशिया महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों पर दोस्तों इनकी संख्या ज्यादा है। आगे देखिए, लिख रहा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? वहां कोई ज्वालामुखी है ही नहीं दोस्तों। वो कौन सा महाद्वीप है? तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद ये अंटार्कटिका की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर है ज्वालामुखी, और वहां पर धरती का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हालांकि उसको अभी वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों अगर पूछे ना तो आप ऑस्ट्रेलिया को जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर अभी तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिला है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिला है, इस तथ्य को ध्यान में रखें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा दोस्तों। सक्रिय मतलब जिसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, वो कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा उस ज्वालामुखी का नाम है किलायु ज्वालामुखी। क्या नाम दोस्तों? किलायु, सबको किल कर देता है, ठीक है। किलायु याद रखेगा दोस्तों, सक्रिय तो क्या करेगा? किल कर देगा ना, तो किलायु ज्वालामुखी। ये कहां पड़ता है दोस्तों किलायु ज्वालामुखी? तो याद रखेगा दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? अमेरिका में स्थित है किलायु ज्वालामुखी। अमेरिका में कहां पर स्थित है? तो अमेरिका में सर्वाधिक ज्वालामुखियों का बेल्ट कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप मैंने आपको बताया था। हवाई द्वीप दोस्तों कहां स्थित है? याद रखेगा कर्क रेखा के निकट स्थित है। और कहां दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये भी बढ़िया सवाल हो गया। अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ठीक है, ऊंचाई की बात कर दिया, बहुत ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, और वो भी दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है, ठीक है। दुनिया का सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हो दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ओजस डेल सालोड याद रखेगा, ठीक है। ओजस याद रखेगा पहले, ओजस डेल, ठीक है, याद रखेंगे। ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, ओजस डेल सालाडो, ठीक है, ओजस डेल सालाडो याद रखेगा दोस्तों। कितना? तो ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 6885 मीटर, ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें जो कि 8848 मीटर ऊंचा है, और ये ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत, ये 6885 मीटर ऊंचा है। कहां पर स्थित है दोस्तों? कहां पर स्थित है? तो याद रखेगा ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हो सकता है कि आपसे आपके परीक्षा में पूछ ले कि भैया दक्षिण अमेरिका में तो बहुत सारे देश हैं, फिर दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तब दोस्तों आपको और अंदर जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा अर्जेंटीना। कहां बताना पड़ेगा? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, ठीक है, और
चिली देश की सीमा पर दोस्तों स्थित है, सीमा पर स्थित है, याद रखेगा। ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास नामक घास का मैदान पाया जाता है ना, तो अर्जेंटीना टीना पास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चिली भी याद रखेगा। चिली में दोस्तों सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहां होता है? यही चिली में होता है दोस्तों, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसी की सीमा पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सालाडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है एटना, स्ट्राम्बोली और कोलिमा ज्वालामुखी ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तो दोस्तों ये सभी ज्वालामुखी दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, याद रखेगा। क्या दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? पहला तो याद रखेगा कि यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। ठीक है, अब दूसरा सवाल दोस्तों यहां पे याद रखेगा, जैसे लिख दिया दोस्तों माउंट एटना, क्या लिख दिया? माउंट एटना और जो स्ट्राम्बोली दिया, ठीक है, स्ट्राम्बोली, ठीक है, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा दोस्तों ये इटली में स्थित है। इटली में कहां पर दोस्तों? पहले याद रखिए इटली में स्थित है। इटली के अंतर्गत दोस्तों कहां आता है? तो इटली के पास दोस्तों जो सिसिली द्वीप है वहां पर स्थित है। ठीक है, इसी तरह से जो कोलिमा दे रहा नाम, ठीक है, माउंट कोलिमा जो दे रहा दोस्तों, ये कोलिमा कहां स्थित है? ये कोलिमा दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। कहां पर स्थित है? मैक्सिको। तो मैक्सिको कहां पड़ता है दोस्तों? यूएसए अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ये जो स्ट्राम्बोली दिया है ना, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। क्योंकि दोस्तों इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, तो भूमध्य सागर में जो नाव वगैरह चलती है उनको दिखता है दूर से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ये रात के टाइम में जब विस्फोट होता है तो प्रकाश स्तंभ जैसा दिखता है। तो स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अरे मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूं कि कुछ आ भी रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत गंभीर होकर पढ़ाते, तो क्या करें? नाचे यहाँ पे। अरे सब्जेक्ट ऐसा है गंभीरता के, मतलब पढ़ाई में भी मस्ती चाहिए, पढ़ाई में भी। अरे भाई बाहर निकलो थोड़ा इस दुनिया से, गंभीरता लाओ, क्योंकि गंभीरता अगर आपके अंदर नहीं है ना तो जान लो अधिकारी का गुण नहीं है आपके अंदर। ठीक है, नाचने खेलने का उम्र गया आपका। ठीक है, सीरियस होइए, अधिकारी बनना है, सिलेक्शन लेना है। आपको पीछे करने के लिए ना हजारों लाखों लोग आपके पीछे पड़े, जो आपकी कुर्सी छीनना चाहते हैं, जो आपका पद छीनना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि सर आप गंभीर होकर पढ़ा रहे हैं, कैसे काम चलेगा ना। और कभी कभी दोस्तों बुरा लगता है, बुरा इसलिए लगता है ना कि इतनी अच्छी क्लास इतना मन से पढ़ा रहा हूँ और इतना अच्छा कंटेंट ना, आप जहाँ कोचिंग किए होंगे अपने पेड कोर्स में जरा चेक करके देखिए क्या इन सब बातों की चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो सवाल ये बनता कि क्यों नहीं हुई, और नहीं हुआ होगा तो परीक्षा में कैसे पास होगे बताओ। ये अगर यहाँ से सवाल बने तो कैसे ये कंफर्म होगा कि नहीं आप सही कर पा रहे हो, गलत कर पा रहे हो, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए था क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, कैसे डिसाइड होगा बताइए। तो आप थोड़ा सा गंभीरता अपने अंदर भी लाइए और गंभीर होकर पढ़िए। जहाँ मजाक की बातें होती हैं वहाँ मैं मजाक भी करता हूँ। ठीक है, मजाक वाली बात देखना है कि सर मजाक में कुछ दूसरी चीज़ें बताइए, उल्टी सीधी बात कीजिए, तो रात को 10 बजे मिलिए। अरे घर पे नहीं, ठीक है, यूट्यूब चैनल मिलिए हमारे। ठीक है, वहाँ अनटोल्ड स्टोरी का एक शो चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर हम ऊट पटांग बातें करते हैं, आप आइए, वहाँ पे कुछ अच्छा खराब आपको जो सीखना सब सिखाएंगे, लेकिन एक क्लास है, यहाँ पर चीज़ें मन से और मेहनत से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला है कि एयर बस ज्वालामुखी। आपने पता नहीं नाम सुना नहीं सुना, ठीक है, चलिए खैर सुना नहीं होगा तो आज तो सुन ही लोगे। तो दोस्तों एयर बस, हमने तो सर एयर इंडिया सुना था, ठीक है, एयर कंडीशन वाली सर बस सुना है, एसी बस सुना है, लेकिन एयर बस नाम का कोई ज्वालामुखी हमने नहीं सुना। तो आज सुन लीजिए, मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि एयर बस ज्वालामुखी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? एयर बस। ठीक है, याद रखेगा ये इसीलिए नहीं सुना क्योंकि यहां तक आपकी गाड़ी नहीं पहुंची थी। ठीक है, ये स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहां स्थित है दोस्तों? ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ये इतना दूर था ना इसलिए समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। ठीक है, आसपास रहा होता तो सुने होते हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, इसी तरह आता है सवाल कि 10,000 धुआंरों की घाटी दोस्तों कहां स्थित है? ये धुआंरों की घाटी दोस्तों अलास्का में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह धुआंरों की घाटी कहां स्थित है? यह अलास्का में स्थित है। और अलास्का कहां पड़ता है दोस्तों? अलास्का जो है यह अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, पहले रूस का हिस्सा था, बाद में रूस से अमेरिका ने खरीद लिया था अलास्का को। ठीक है, तो 10,000 धुआंरों की घाटी भी दोस्तों वहीं पर स्थित है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, लिख रहा विसुवियस हो गया, क्राकाटोआ हो गया, मेयन हो गया और फ्यूजीयामा हो गया। ये किस प्रकार के ज्वालामुखी के दोस्तों उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी दोस्तों अभी प्रसुप्त ज्वालामुखियां हैं। क्या है दोस्तों? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, यानी काफी समय से दोस्तों इसमें उद्गार नहीं हुआ है, आप इसे कह सकते हैं शांत ज्वालामुखी। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ज्वालामुखी मरे नहीं है, ये कभी भी दोस्तों क्या हो सकते हैं? जिंदा हो सकते हैं और कभी भी दोस्तों इसमें विस्फोट हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विसुवियस का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि विसुवियस ज्वालामुखी कहां है, तो याद रखेगा यह इटली के नेपल्स में स्थित है। कहां पर दोस्तों? इटली के नेपल्स द्वीप पर दोस्तों स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखेगा विसुवियस ज्वालामुखी। इसी प्रकार जो दूसरा नाम दे रहा दोस्तों क्राकाटोआ दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ठीक है, क्राकाटोआ की बात कीजिए, कहां लिखें क्राकाटोआ? यहीं लिख दें, सुनिए यहां लिख दे रहे हैं क्राकाटोआ। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए सुनिए, क्राकाटोआ जो स्थित है दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में दोस्तों आपने जावा सुमात्रा का नाम सुना होगा, जावा और सुमात्रा का नाम सुना होगा। उसी इन्हीं के मध्य में दोस्तों, जावा सुमात्रा के मध्य में एक सुंडा जल डमरू मध्य। क्या दोस्तों? सुंडा जल डमरू मध्य है। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, उसी सुंडा में दोस्तों एक पड़ता है रकाटा द्वीप। क्या पड़ता है दोस्तों? राकाटा द्वीप। क्या है दोस्तों? रकाटा द्वीप। ये उस रकाटा द्वीप पर स्थित है दोस्तों क्राकाटोआ। इतना डिटेल में जाके पढ़ लीजिए ना कि लोग आपके पीछे आए तो सदियों लग जाए ना, इतना नहीं, मतलब अभी लोगों को नहीं पता होगा, कम से कम आपको पता होना चाहिए। नया सवाल पढ़िए। ठीक है, इसी तरह से यहां जो दे रहा दोस्तों मेयन द्वीप दे रहा है। ठीक है, यहां लिखा देता हूं आपको मेयन के बारे में। ठीक है, ये जो मेयन है दोस्तों ये फिलीपींस में है। कहां पर दोस्तों? ये जो मेयन है ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जानते हैं ना, तो फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस में कहां पर दोस्तों? तो एक द्वीप है वहां पर, लुजोन द्वीप। क्या है दोस्तों? लुजोन द्वीप। तो याद रखिएगा फिलीपींस के लुजोन द्वीप पे पड़ता है। उसी तरह से एक सवाल और दे रहा फ्यूजीयामा। ठीक है, क्या दे रहा दोस्तों? फ्यूजीयामा। ये फ्यूजीयामा कहां पड़ता है? तो ज्यादातर बच्चे जानते होंगे ये फ्यूजीयामा पड़ता है दोस्तों जापान में। और जापान में दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो जापान में वही होन्सू द्वीप के आसपास दोस्तों ज्यादा विस्फोट होता है। ठीक है, जहां आपने फौसा मैग्ना पढ़ा था वही है। ठीक है, होन्सू द्वीप। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तो मुद्दा यह है ना कि हमने सारा ज्वालामुखी भी देखा, वो ज्वालामुखी किस किस देश में और किस किस द्वीप पे स्थित है आपको मैंने ये भी बताया। तो अब आजकल दोस्तों क्या होता है, लोगों ने देश को रट लिया है, लेकिन किस द्वीप पे स्थित है, जैसे नेपल्स की बात हमने किया नहीं पता, रकाटा की बात किया नहीं पता लोगों को, लुजोन द्वीप की बात किया नहीं पता, हुसोन द्वीप की बात किया नहीं पता। इस तरह से दोस्तों आपको अपडेट होना पड़ेगा और देश से हटकर अब द्वीप पे आना पड़ेगा, तब जानिए कि आप जो है अच्छे से तैयार हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, करा कि क्राकाटोआ दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। क्राकाटोआ हमने कहां पढ़ा दोस्तों? क्राकाटोआ पढ़ा हमने इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के अंतर्गत हमने पढ़ा सुंडा के अंतर्गत हमने पढ़ा रकाटा द्वीप। क्या पढ़ा दोस्तों? रकाटा द्वीप के बारे में पढ़ा, यहां पर था दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों मेयन के बारे में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? मेयन के बारे में पढ़ा कि मेयन जो स्थित है दोस्तों ये फिलीपींस में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस में स्थित है, पीछे ही था ना मेयन के बारे में। ठीक है, ये मेयन कहां पर स्थित दोस्तों? ये फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर आपने पढ़ा, क्या बताया था? लुजोन द्वीप ना, लुजोन। ठीक है, लुजोन द्वीप। ठीक है, और क्या दे रहा दोस्तों? अच्छा, ये हम रिपीट क्यों कर रहे हैं ये मैं सोच रहा हूं। ठीक है, क्या पूछा है? फ्यूजीयामा में से कौन सा ज्वालामुखी सुंडा में स्थित है? सुंडा में कौन सा स्थित दोस्तों? तो क्राकाटोआ स्थित है। ठीक है, करा कौन सा कहां पर स्थित है दोस्तों? सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है, तो क्राकाटोआ है। बाकी दोस्तों अगर आप फ्यूजीयामा की बात करेंगे, तो फ्यूजीयामा कहां था दोस्तों? यह जापान में था। जापान में कहां पर दोस्तों? तो जापान के होन्सू द्वीप में स्थित था। कहां पर? जापान के होन्सू द्वीप में स्थित था। तो ऐसे ही सवाल मिलते हैं परीक्षा में, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए, करा कि कोह सुल्तान और देवबंद, ये दोस्तों ईरान, ये किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? पहले याद रखें दोस्तों, एक कोह सुल्तान और देवबंद कहां पड़ते हैं दोस्तों? तो ये ईरान देश में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों? यह ईरान देश में स्थित है। और यह दोस्तों मृत ज्वालामुखी है। क्या दोस्तों? यह
मृत ज्वालामुखी है, मतलब भविष्य में इसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो चुके हैं दोस्तों, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जब इतना नजदीक आ गए तो जरा भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात करेंगे तो दो चीजें आप याद रखेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में? एक तो याद रखेगा दोस्तों बैरन द्वीप, क्या याद रखेंगे? बैरन द्वीप। ठीक है, और दूसरा याद रखेगा नारकोंडम द्वीप। कौन सा? बैरन और नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम द्वीप। ठीक है, ये जो दोनों द्वीप हैं दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और यहां भी दोस्तों ज्वालामुखी फटते हैं। जी हां दोस्तों, ये ज्वालामुखी पर्वत यहां भी पाए जाते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि भारत में ज्वालामुखी पर्वत नहीं होगा, गलत है। भारत में बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप का नाम याद रखेगा जहां पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। लिख रहा है किलिमंजारो, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों? तो किलिमंजारो कहां स्थित है दोस्तों? यह अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। और कहां? अफ्रीका में कहां पर दोस्तों? तो याद रखिएगा केन्या और तंजानिया देश की सीमा पर। केन्या और तंजानिया देश की सीमा पर यह स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा? मैं किलिमंजारो की बात कर रहा हूं। ठीक है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी दोस्तों? किलिमंजारो, तो याद रखेगा ये भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी। भविष्य में दोस्तों इस ज्वालामुखी में कभी भी उद्गार नहीं होगा। ये ज्वालामुखी पूरी तरह से मृत हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, तो मृत। और जो सुसुप्त एक सक्रिय वाला होता है, एक जो शांत वाला होता है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है? तो कई जगह पे दोस्तों इसे मृत बताया गया है और कई जगह पे दोस्तों इसे सक्रिय बताया गया। जो हम लोग पीछे पढ़े थे ना, ठीक है, ये वही वाला दोस्तों मैंने क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो, ये इतना बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, लंबे समय से इसमें उद्गार हुआ नहीं, इस वजह से दोस्तों इसको इस कैटेगरी में रखा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा। और स्पेशली दोस्तों ये कहां पर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। तो यह भी जवाब दोस्तों आपका सही है। दूसरा देता है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है दोस्तों, ये वाला भी जवाब आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो सवाल देता दोस्तों, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में है तो देश में होगा, तो आपने पीछे पढ़ा था दोस्तों कि अर्जेंटीना प्लस चिली देश की सीमा पर स्थित है दोस्तों, चिली की सीमा पर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप देखिए परीक्षा में दक्षिण अमेरिका दे रहा है कि एंडीज पर्वतमाला दे रहा है कि अर्जेंटीना चिली की बात कर रहा है। इस तरह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। बस रही बात की दोस्तों मृत की और सक्रिय की, तो मैंने बहुत ढूंढा, कई जगहों पे दोस्तों इसे मृत बताया गया और कई जगह पे इसे सक्रिय भी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा एल मिस्टी, लाकी, देवबंद और अतुर्ग। दोस्तों इसमें से आपको एक ही पता है, देवबंद। ठीक है, ये देवबंद कहां पड़ता है दोस्तों? तो आपने पीछे पढ़ा था कि देवबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों दोस्तों ईरान में पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको एलमिस्टी, लाकी और अल्तुर्ग के बारे में नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा दोस्तों। एलमिस्टी जो दोस्तों ये पेरू देश की सीमा पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? यह पेरू देश में स्थित है। इसी तरह से जो लाकी है दोस्तों, यह आपके आइसलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? आइसलैंड में स्थित है। याद रखेगा, नाम से लगेगा कि नाम है आइसलैंड तो यहां पर ज्वालामुखी नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ज्वालामुखी अंटार्कटिका में हो सकता है। अंटार्कटिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पीछे अंटार्कटिका पढ़ा ना, अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां पर क्या था? वहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एयरबस। क्या नाम दोस्तों? एयरबस ज्वालामुखी। तो फिर इसकी बात क्या करना। ठीक है, इसी तरह से जो अल्तुर्ग है दोस्तों, ये क्या है? ये जॉर्जिया देश में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये जॉर्जिया देश में स्थित है। ठीक है, तो भैया कुछ नया नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो पेरू में क्या है? अल्मिस्टी है। लाकी जो ज्वालामुखी है आइसलैंड में स्थित है। देवबंद दोस्तों ईरान में स्थित है। अल्तुर्ग दोस्तों ये जॉर्जिया में स्थित है। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा अरासत हो गया, माउंट रेनियर हो गया, माउंट रेजल हो गया और कटमई हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इसमें से माउंट रेनियर ज्यादा बच्चों को पता होगा। माउंट रेनियर दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? माउंट रेनियर अमेरिका में स्थित है। और इसी के साथ साथ याद रखेगा जो कटमई है दोस्तों, ये कटमई
कटमई भी कहाँ स्थित है, यह अच्छा कटमई और मेरू दोनों दे रहा दोस्तों, तो कटमई कहाँ स्थित दोस्तों, ये भी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है, ये दोनों दोस्तों अमेरिका में स्थित है। उसी तरह से जो मेरू है, मेरू, ये जो मेरू दे रहा दोस्तों, ये मेरू दोस्तों केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, केन्या में। पीछे आपने पढ़ा था कि केन्या और तंजानिया की सीमा पर कौन सा था, किलीमंजारो, ठीक है, जो कि मृत ज्वालामुखी किलीमंजारो वो था, लेकिन स्पेशली मेरू जो दोस्तों एक केन्या में, ठीक है। इसी तरह से ये जो अरासत है दोस्तों, अरासत ये आर्मेनिया में स्थित है। अरासत कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आर्मेनिया में स्थित है। कहां पर है, आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया में स्थित है। साफ सुथरा लिख दे, नहीं पढ़ ही नहीं पाएंगे तो मतलब क्या निकलेगा। ये आर्मेनिया में स्थित है। और कुछ बच रहा है क्या, ठीक है, ये आर्मेनिया में स्थित हो गया। माउंट, अच्छा माउंट रेजल दोस्तों कहां पर स्थित है, तो माउंट रेजल याद रखेगा ये भी अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका तो मिक्स हो जाएगा, तो माउंट रेजल याद रखेगा ये कनाडा में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों, माउंट रेजल स्पेशली कहां है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। और अलास्का में 10,000 धुआरों की घाटियां थी। इस तरह से जितने भी स्पेशल ज्वालामुखियां हैं जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी ज्वालामुखियों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों पुनः ही समाप्त होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जो क्लासेज आप देखना चाहते हैं, अभी तो हमारी सीरीज चली रही है जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी शिद्दत के साथ आपको पूरा इतिहास पढ़ाया गया है, पूरा संविधान पढ़ाया गया। अब हम दोस्तों ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, देन फिर आगे हम किसी नए विषय की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं उनके लिए नोट्स भी जारी है हमारे पास, और कोर्सेज भी हमारे पास हैं। तो कोर्स के लिए दोस्तों आप हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रात को 10 बजे एक स्पेशल शो चलता है, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा समय निकालकर उस स्पेशल शो को देखिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। मतलब लीक से हटकर कुछ नई चीजें जानते हैं, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।